संजय कुमार आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज से जो मैं आपकी क्लास लेने वाला हूं वो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की लेने वाला हूं। ये जो क्लास है ये आपको बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी, जैसे कि राजस्थान की ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। अभी आपको फिलहाल पता है कि राजस्थान एसआई की वैकेंसी चल रही है, राजस्थान वनपाल वन रक्षक की वैकेंसी चल रही है, रीट भर्ती परीक्षा 25 तारीख को आने वाली है। कहीं हद तक आपको ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों का भी मुझे पूर्ण रूप से प्यार मिलेगा। इस आर्ट और कल्चर की हम बात करें तो आर्ट और कल्चर में कला और संस्कृति आती है। संस्कृति जो हमारे राजस्थान के अंतर्गत, हमारे राजस्थान में जो संस्कृति है वो संस्कृति किस प्रकार की है, किस प्रकार से उस संस्कृति से हम रूबरू हुए, उसका क्या सीन है। जैसे कि आज हम शादी करते हैं तो शादी जब करते हैं तो शादी में भी हमारे बहुत सारी रीति रिवाजें रहती है। यदि हम किसी व्यक्ति का बारवा करते हैं, मौताना जिसे कहते हैं, तो उस मौताने के लिए भी हमें बहुत सारी रीति रिवाजों का उपयोग करना पड़ता है। दूसरा, हमारी संस्कृति के अंतर्गत वेशभूषा, पहनावा, बोली का, भाषा का, खान पान का, सबका एक अलग तरीका है, अलग तौर तरीका है। और ये जो संस्कृति है ये संस्कृति राजस्थान ही नहीं अपितु पूर्ण भारत में आपको देखने को मिलेगी। अब जब हम संस्कृति की बात करेंगे तो संस्कृति में मैं आपको बता दूं भली बाती दोस्तों कि सबसे पहले आपने देखा होगा कि रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा मकान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले रहने को जगह चाहिए। रहने को स्थान मिला मतलब कि हम खाना बना सकते हैं, पहनने के लिए कपड़े भी ला सकते हैं, क्योंकि हमारी ये समस्या का समाधान हो गया कि हम रहेंगे कहाँ। यदि हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है तो आज भी आप देखते हो कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो फुटपाथों पर कहीं इधर उधर भटकते रहते हैं और अलग अलग तरीके से, अलग अलग हिसाब से अपना जो सिस्टम है उसको बैठा रखा उन्होंने, अलग अलग तरीके से वो कहीं ना कहीं अपना सेटलमेंट रखते हैं। यानी कह सकते हैं पूर्ण रूप से उनको घर की व्यवस्था भी नहीं मिल पा रही है। अभी जब हम बात करेंगे तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की स्थापत्य कला की। और स्थापत्य कला की जब मैं बात करूंगा तो स्थापत्य कला में आपको भली भांति पता है कि सबसे पहले आते हैं दुर्ग, दुर्ग के बाद आते हैं महल, और महलों के बाद अगर हम बात करें तो अपने मंदिर है, लघु दुर्ग हैं, महल हैं, प्रमुख स्थान है, उन सब की हम बात करेंगे इस कला और संस्कृति के अंतर्गत। तो सबसे पहले देखिए कि दुर्गों का जो वर्गीकरण मिलता है दोस्तों, दुर्गों का वर्गीकरण, ये दुर्गों का वर्गीकरण मिलता कहां है। दुर्गों के वर्गीकरण की मैं बात करूं तो दुर्गों का वर्गीकरण दोस्तों मनुस्मृति में मिलता है, आचार्य मनु के द्वारा लिखित है। ध्यान रखना ये मिलता है मनुस्मृति में। और मनुस्मृति किसने लिखी थी? ये दोस्तों आचार्य मनु ने, आचार्य मनु ने ये मनुस्मृति लिखी और इस मनुस्मृति में दुर्गों का वर्गीकरण मिलता है। दूसरा अगर हम बात करें तो अपने एक हुए थे कौटिल्य, जिसे ही अपन कहते हैं विष्णुगुप्त, इनका ही एक और नाम मिलता है और वो है चाणक्य। चाणक्य, ये आप भली भांति जानते हो कि कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये तीनों के तीनों एक ही आदमी है दोस्तों। जब शुरू में जो कौटिल्य हैं वो कौटिल्य के पिता का नाम था चणक, और चणक को जो नंद वंश के शासक है वो नंद वंश के शासक मार देते हैं, यानी उनकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद ये यहाँ से भागते हुए जंगल में पहुंच गए और जंगल में जाकर कुछ साधुओं ने इनसे पूछा कि भाई तुम कहाँ, कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे यहाँ पर। तो इन्होंने कहा कि इनके दिमाग में एक बात आई, बोले यदि हम इनको बता देंगे कि मैं चाणक्य हूँ या फिर मैं कौटिल्य हूँ तो हो सकता है ये घनानंद के व्यक्ति हो, मुझे मार दें। तब इन्होंने अपना नाम बताया था विष्णुगुप्त, यानी दूसरा नाम इनका जो पड़ा वो क्या पड़ा? विष्णुगुप्त। तीसरा नाम इनके पिता का नाम चणक था और चणक से ही ये बने चाणक्य। और इनका एक ग्रंथ था जो प्रसिद्ध ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है, ये अर्थशास्त्र ग्रंथ किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है मित्रों। इस अर्थशास्त्र में दुर्गों का वर्गीकरण 4 प्रकार से मिलता है। दुर्गों का वर्गीकरण
दुर्गों का वर्गीकरण चार प्रकार से मिलता है। देखो, यदि हम बात करें चार प्रकार की, तो पहला जो प्रकार आता है वो है औदक, यानी मैं कह सकता हूं औदक दुर्ग। दूसरा प्रकार जो आता है, दूसरे प्रकार की बात करें तो धानवन्य दुर्ग। यदि मैं तीसरे प्रकार की बात करूं तो तीसरा आता है गिरि दुर्ग, इसी को ही हम कहते हैं पार्वत्य दुर्ग। और चौथे की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, जो चौथा है वो है वन दुर्ग। अब देखो मित्रों, यहां से क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा, सबसे पहले तो आप समझिएगा, मैं आपको सीधे सीधे दुर्ग भी पढ़ा सकता था, लेकिन दुर्ग नहीं पढ़ाने का कारण क्या है मित्रों। यदि मैं आपको बताऊंगा कि चित्तौड़गढ़ में पढ़ा रहा हूं, आपको पता होना चाहिए किस श्रेणी में आता है। मैं आपसे कहूंगा कि मैं आपको गागरोन दुर्ग पढ़ा रहा हूं, जैसलमेर पढ़ा रहा हूं, मेहरानगढ़ पढ़ा रहा हूं, तो श्रेणी का पता होना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखना, ये कुछ श्रेणियां हैं। देखो, सबसे पहले आता है औदक, और औदक का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है जल, ठीक है ना। औदक का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों क्या, जल दुर्ग। और जल की हम बात करें तो वह दुर्ग जिसके चारों ओर जल श्रेणी स्थित हो, या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिस दुर्ग के चारों ओर जल राशि हो उसे कहते हैं औदक दुर्ग। दूसरा दोस्तों धानवन्य दुर्ग। ये धानवन्य दुर्ग धन्व शब्द से बना है, धन्व शब्द, और धन्व शब्द का शाब्दिक अर्थ है मरुस्थल। क्या अर्थ है, मरुस्थल, यानी कि वह दुर्ग जो चारों ओर मरुस्थल से घिरा हुआ हो, जैसे कि जैसलमेर का दुर्ग। और जैसलमेर दुर्ग की जब हम बात करेंगे तो मित्रों आप समझ जाना कि रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान प्रतीत होने वाला दुर्ग कौन सा है। क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा आपके पास, रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान प्रतीत होने वाला दुर्ग कौन सा है, तो वो दुर्ग कौन सा होगा, जैसलमेर दुर्ग। और जैसलमेर दुर्ग किस श्रेणी में आता है, धानवन्य श्रेणी में। इसके बाद आता है गिरि दुर्ग। वह दुर्ग जो गिरि यानी पर्वत पर स्थित हो, पर्वतमाला पर स्थित हो, पहाड़ी पर स्थित हो, उसे कहते हैं गिरि दुर्ग। इसके बाद आता है वन दुर्ग। और वन दुर्ग की हम अगर बात करें तो वह दुर्ग जो चारों ओर वन भूभाग से घिरा होता है, यानी कि रणथंबोर का दुर्ग। जैसे कि इसके संदर्भ में एक टिप्पणी की गई थी अबुल फजल के द्वारा कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद दुर्ग है। यह की गई थी रणथंबोर के संदर्भ में। और रणथंबोर दुर्ग जो है वो किस श्रेणी में आता है, वन दुर्ग की श्रेणी में। यहां तक की बात क्लियर दोस्तों। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। चलिए अब देखो दोस्तों, ये तो हम बात करेंगे किसके संदर्भ में, ये है अपने कौटिल्य चाणक्य के संदर्भ में। और अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम शुक्राचार्य के संदर्भ में, यानी कि एक गुरु थे जिनका नाम था शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य जो है वो शुक्राचार्य ने एक नीति दी थी। शुक्राचार्य ने क्या दिया था, एक नीति दी थी। और शुक्राचार्य ने कौन सी नीति दी थी, देखो शुक्राचार्य ने एक नीति दी थी जिसका नाम है शुक्र नीति। और शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की 9 श्रेणियां बताई गई है। 9 श्रेणियां दुर्गों की बताई गई है, किसके अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार। इसके बाद ध्यान रखना दोस्तों, जो श्रेणियां बताई गई है 9 श्रेणियां, वो 9 श्रेणियां कौन कौन सी बताई गई है, क्या क्या उनके नाम है, उन नामों के संदर्भ में हम बात करेंगे। पहला देखिए, पहला जो श्रेणी है वो है अपने एरण श्रेणी। दूसरी दोस्तों कौन सी है, पारिक श्रेणी।
तीसरी है पारिद श्रेणी। देखो ये पारिक हो गई और ये पारिद हो गई, कंफ्यूज नहीं होना है, एक है पारिक और एक है पारिद। और चौथी श्रेणी जो है वो अपने आ जाएगी वापस धानवन्य श्रेणी। पांचवी श्रेणी आपको मिलेगी जलदुर्ग। छठी श्रेणी आपको मिलेगी गिरिदुर्ग। सातवीं श्रेणी आपको मिलेगी वनदुर्ग। आठवीं श्रेणी आपको मिलेगी सहाय दुर्ग। और नौवीं श्रेणी आपको जो मिलेगी वो मिलेगी सैन्य दुर्ग। देखो पहली श्रेणी की हम बात करें तो पहली श्रेणी कौन सी है? एरण श्रेणी। एरण श्रेणी की जब हम बात करेंगे तो एरण का अर्थ होता है कि वह दुर्ग जिसका मार्ग कठिन हो, दुर्गम हो, यानी कि जिसके मार्ग में कंकर पत्थर हो, कटीली झाड़ियां हो और अपन आसानी से उस रास्ते में नहीं चल सकते हो, वो कौन सा दुर्ग, कौन सी श्रेणी है? एरण श्रेणी। और एरण में आपको जब मैं बात बताऊंगा कि एक को हटा दो बचेगा क्या? रण। और रण का मतलब हो गया रणथंबोर। तो ध्यान रखना इसमें आता है रणथंबोर दुर्ग। दूसरा अगर बात करें हम पारिक श्रेणी की तो पारिक, पारिक है, खे खे को छोड़ दो तो कैसे खाई। और खाई की बात करें तो वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई स्थित हो, जिसके चारों ओर खाई स्थित हो। और ऐसा दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़। और लोहागढ़ है कहां पर दोस्तों? भरतपुर में। उसके चारों ओर खाई स्थित है और जो खाई है उस खाई में मोती झील और सुजान गंगा का क्या आता है? पानी आता है दोस्तों। मोती झील और सुजान गंगा का पानी आता है और वो खाई में आता है, जो कौन सा दुर्ग है? लोहागढ़। इसके बाद आता है पारिद। पारिद श्रेणी की जब मैं बात करूंगा तो पारिद से आप एक बात समझ सकते हो, परिधि। और परिधि हमेशा ध्यान रखना गोल होती है, यानी कि वह दुर्ग जो चारों ओर ईंट एवं पत्थरों की दीवार से घिरा हुआ होता है या फिर परकोटे से घिरा हुआ होता है। परकोटे से घिरा हुआ जो दुर्ग है उसे किस श्रेणी में लिया जाता है? पारिद श्रेणी में। और आपको पता है राजस्थान के अनेक दुर्ग ऐसे हैं जो कि परकोटे से घिरे हुए हैं, जिसमें मैं कुंभलगढ़ की अगर मैं बात करूं तो कुंभलगढ़ की जो है दीवार 36 किलोमीटर लंबी है, यानी भारत की महान दीवार है। चीन के बाद दूसरी दीवार जो आती है कुंभलगढ़ की दीवार आती है, जबकि 7 मीटर चौड़ी है मित्रों। जबकि 7 मीटर चौड़ी। और 7 मीटर चौड़ी की बात करें तो एक साथ 4 घोड़े चल सकते हैं उस पर। एक साथ कितने चल सकते हैं? 7 घोड़े। जब मैं उस दुर्ग की बात करूंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वहीं पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 को। जब मैं दुर्ग की बात करूंगा कुंभलगढ़ दुर्ग की तो उसमें आपको संपूर्ण रूप से बताऊंगा। देखिए इसके बाद आता है धानवन्य। धानवन्य मैंने अभी बताया था आपको जस्ट कि धानवन्य धनव शब्द से बना है और धनव शब्द का अर्थ होता है मरुस्थल। धनव शब्द का अर्थ होता है मरुस्थल। और वह दुर्ग जो चारों ओर मरुस्थल से घिरा हुआ हो। और ऐसा दुर्ग कौन सा है दोस्तों? ऐसा दुर्ग है जैसलमेर। जैसलमेर के चारों ओर रेतीली भूमि है, रेतीले भाग से भूभाग से घिरा हुआ है, यानी उसे कह सकते हैं हम धानवन्य दुर्ग। दूसरा उसको ही कहा जाता है सोनारगढ़, उसे ही कहा जाता है आलसाई सिंह के समान, उसे ही कहा जाता है भाटी बट्ट का किरवाड़, उसे ही कहा जाता है रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान। यानी ये सारे जो उपनाम है ये किसके मिलेंगे आपको? जैसलमेर दुर्ग के। इसके बाद देखो मैंने कहा जल दुर्ग, इसके बारे में ही बात कर रहे थे अपन कि औदक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जल। और जल दुर्ग जैसे कि गागरोण दुर्ग, गागरोण दुर्ग। एक हो जाएगा अपने चित्तौड़, एक हो जाएगा अपने भैंसरोडगढ़। ये तीनों के तीनों किस में आते हैं? जलदुर्ग की श्रेणी में आते हैं। और सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग जो है वो कौन सा है? गागरोण दुर्ग। यदि आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग कौन सा है निम्न में से, तो वो होगा गागरोण दुर्ग। इसके बाद देखो गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग की जब हम बात करेंगे तो गिरि का मतलब होता है पहाड़ी और पहाड़ी का मतलब क्या रहेगा कि वह दुर्ग। वह दुर्ग जो पहाड़ी पर स्थित होता है, वह दुर्ग जो कहां पर स्थित होता है? पहाड़ी पर स्थित होता है, गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। यानी कि राजस्थान के अनेक दुर्ग जो हैं वो पहाड़ी पर स्थित है, जैसे कि चित्तौड़गढ़।
चित्रकूट की पहाड़ी पर, ठीक है ना। तो ये सारी बात अपन करेंगे आगे दुर्गों में। अच्छा, वन दुर्ग की जब बात करें तो वह दुर्ग जो चारों ओर वन भूभाग से घिरा हुआ हो। सहाय दुर्ग की बात करें तो ये सहाय दुर्ग की जब बात होती है तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस राजस्थान के अंतर्गत सहाय दुर्ग आज तक नहीं बना, सहाय दुर्ग का निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि सहाय दुर्ग शूरवीरों के लिए बनाया जाता है, शूरवीरों के स्थिति के अनुसार बनाया जाता है। क्या राजस्थान में शूरवीर नहीं हुए? हुए गुरुजी, लेकिन दुर्ग एक भी नहीं है। दूसरा आता है सैन्य दुर्ग, और सैन्य दुर्ग की जब हम बात करें तो वह दुर्ग जो सेना के अनुरूप हो, यानी जहां पर सेना कंफर्टेबल महसूस करे, सेना को कोई दिक्कत नहीं होती हो, जब भी युद्ध का समय आए सेना आराम से उसमें अपना अभ्यास कर सके, आराम से अपनी तैनाती दे सके, उसे कहते हैं सैन्य दुर्ग। अब देखो, शुक्राचार्य की जो शुक्र नीति है, शुक्र नीति के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है, सर्वश्रेष्ठ श्रेणी है, वो है सैन्य दुर्ग। कौन सा दुर्ग माना गया है? सैन्य दुर्ग। जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना गया वो गिरि दुर्ग माना गया। दोस्तों, कौन सा माना गया? गिरि दुर्ग। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो दोस्तों, अब देखिए विद्यार्थियों, सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है काफी बार। और क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक दुर्ग कहां स्थित है? कहां स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र में। सर्वाधिक कहां पर है दुर्ग? महाराष्ट्र में। इसके बाद आपसे पूछेगा कि राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग कहां स्थित है? कहां स्थित है? तो ध्यान रखना, जयपुर जिले में। जयपुर जिले में। ये वन लाइनर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा आपसे पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक दुर्ग कहां पर स्थित है? तो भारत की जब बात हो तो आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र। जबकि राजस्थान की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है जयपुर जिले में सर्वाधिक दुर्ग स्थित है। इसके बाद देखना, आपसे पूछेगा कि राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग। तो राजस्थान में जो प्रथम दुर्ग निर्मित है वो कौन सा है? तो राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग जो है, वो निर्मित प्रथम दुर्ग कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान में प्रथम निर्मित दुर्ग है भटनेर का दुर्ग, भटनेर का किला। ये मेरे दोस्तों कहां पर मिलेगा आपको? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ में किस नदी के किनारे? घग्गर नदी। घग्गर नदी के किनारे। दूसरा ध्यान रखना है, इस घग्गर नदी को ही कहते हैं प्राचीन सरस्वती। प्राचीन सरस्वती, यानी कि पहले हनुमानगढ़ होते हुए सरस्वती नदी गुजरती थी और अब वर्तमान में वो लुप्त हो चुकी और उसके कुछ नाले बचे हैं, उनको ही क्या नाम दिया गया? घग्गर नदी। और घग्गर नदी के किनारे है कौन सा? भटनेर का किला। और भटनेर का किला है कहां पर? हनुमानगढ़ में। दूसरा ध्यान रखना, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण की संदर्भ में अगर बात करें तो 298 ईस्वी में भाटी शासक भूपत ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था मित्रों, भाटी शासक भूपत ने। अब देखो, यदि आपसे पूछेगा कि प्रथम दुर्ग है तो अंतिम भी पूछेगा। भाई आपके घरवाले आपकी सगाई कर रहे हैं तो सगाई तक ही छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ पाएंगे। आपका पूर्ण कार्य करेंगे, यानी कि शादी भी होगी,
बच्चे भी होंगे, गृहस्थ जीवन में भी आप जाओगे, और आपको पता है कि 4 आश्रम होते हैं। एक तो होता है कौन सा, ब्रह्मचर्य, दूसरा होता है गृहस्थ, तीसरा होता है वानप्रस्थ और चौथा होता है संन्यास आश्रम। और गृहस्थ जीवन में आप जरूर जाओगे, सीधी सी बात है, यानी आपका संपूर्ण कार्य होगा। तो आप ध्यान रखना कि जब राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग की बात होगी तो अंतिम दुर्ग की बात होगी, और राजस्थान का अंतिम दुर्ग, यहां पर ही लिख रहा हूं मैं, राजस्थान का अंतिम निर्मित दुर्ग, निर्मित दुर्ग, और ये है मेरे दोस्तों लोहागढ़। कौन सा है, लोहागढ़। और लोहागढ़ है कहां पर, भरतपुर में। ध्यान रखना लोहागढ़ दुर्ग जो है वो 1733 में महाराजा सूरजमल ने बनवाया था, जबकि उससे पूर्व की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक गढ़ी थी, खेमकरण की गढ़ी, और खेमकरण की गढ़ी जो है, उस खेमकरण की गढ़ी पर 1700 ईस्वी में, कब दोस्तों, 1700 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में किसने निर्माण करवाया था इसका, रुस्तम सांगोरिया जाट ने। एक व्यक्ति था रुस्तम सांगोरिया जाट, और रुस्तम सांगोरिया जाट ने इस लोहागढ़ का निर्माण करवाया। यानी आप पहले तो ये लिख लीजिए कि 1733 में ईस्वी में महाराजा सूरजमल जाट। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछे भारत की तो भारत में महाराष्ट्र में, आपसे पूछे राजस्थान की तो जयपुर जिले में। सबसे प्रथम दुर्ग जो निर्मित है वो भटनेर का किला हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, प्राचीन सरस्वती, और निर्माण 298 ईस्वी में भाटी शासक भूपत ने करवाया था। राजस्थान का अंतिम निर्मित दुर्ग कौन सा है, लोहागढ़, और लोहागढ़ है कहां पर, भरतपुर में, और 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल जाट ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, अब हम बात करेंगे अगली। आपसे पूछेगा कि राजस्थान में निर्मित, या फिर ऐसे पूछ लेगा राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दुर्ग। तो राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन से हैं? राजस्थान में जो मिट्टी से निर्मित दुर्ग हैं, संयोग से देखो अभी अभी मैंने जस्ट ही आपको बताया है कि पहला दुर्ग जो है वो पहला दुर्ग कौन सा है, भटनेर का दुर्ग जो सबसे पहले निर्माण हुआ था। दूसरा दुर्ग जो है वो दूसरा दुर्ग कौन सा है दोस्तों, जो अंत में निर्माण हुआ था उसको सबसे अंतिम, यानी राजस्थान का सबसे अंतिम दुर्ग, और राजस्थान का अंतिम दुर्ग जो है वो है लोहागढ़। तो सेम यही आपको वो करना है, मिट्टी से बने निर्मित दुर्ग जो है वो एक तो है भटनेर का भटनेर दुर्ग, और दूसरा है लोहागढ़ दुर्ग। तो दोनों के दोनों मिट्टी से निर्मित है। कहते हैं लोहागढ़ पर जसवंत सिंह होलकर को जब यहां पर शरण दी गई थी, तो जसवंत सिंह होलकर के द्वारा शरण दे जाने पर अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड कैनिंग ने यहां पर गोले बरसाए तोप के, और तोप के गोले जो बरसाए उनसे इस दुर्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जीत यहां पर किसकी हुई, उस वक्त शासक था रणजीत सिंह, और रणजीत सिंह की जीत के उपलक्ष्य में इस लोहागढ़ में फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया गया था, जो कि अपन लोहागढ़ दुर्ग में आगे पढ़ेंगे। अगला देखिए दोस्तों, आपको मिलेगा एक टोडगढ़, और एक मिलेगा आपको भीमगढ़। टोडगढ़ और भीमगढ़ ये भी कहां पर स्थित है, अजमेर में, और ये भी कहां पर स्थित है, अजमेर में। देखो
वर्तमान में भीमगढ़ जो है वो खंडर अवस्था में है, खंडर अवस्था में स्थित है। जबकि टोडगढ़ की बात करें तो टोडगढ़ जो है, ये टोडगढ़ कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा निर्मित है। और किस लिए निर्माण करवाया? अंग्रेजी सेना के ठहरने के लिए। देखो, राजस्थान में निर्मित मिट्टी के दुर्ग कौन कौन से हैं? एक तो है बटनेर का दुर्ग, एक है लोहागढ़ दुर्ग। आपसे पूछे रहे सबसे पहले कौन सा निर्मित हुआ था? बटनेर का ही हुआ था, 298 में भाटी शासक भूपत के द्वारा करवाया गया था। सबसे अंत में कौन सा था? लोहागढ़, 1733 में महाराजा सूरजमल जाट के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद बात करें एक टोडगढ़ जो है उसका निर्माण कर्नल जेम्स टॉड ने करवाया था और अंग्रेजी सेना को ठहरने के लिए। जबकि भीमगढ़ जो कि अजमेर में है, वो अजमेर में अब भी खंडरनुमा स्थिति में स्थित है। और यहाँ पर टोडगढ़ की हम बात करेंगे तो इसको पहले कहा जाता था बोरासवाड़ा दुर्ग। क्योंकि ये किस गांव में था दोस्तों? बोरासवाड़ा में। ये बोरासवाड़ा गांव में था, इसलिए इसका नाम बोरासवाड़ा दुर्ग था। और बाद में कर्नल जेम्स टॉड के नाम से इसका नाम पड़ा टोडगढ़। क्लियर दोस्तों? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो दोस्तों, आगे अगर हम बात करेंगे तो एक दुर्ग आता है, और दुर्ग कौन सा आता है जो आपको भली भांति पता होगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इस चित्तौड़गढ़ की कुछ बेसिक जानकारियां जो है मैं आपको बता देता हूं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है ये चित्तौड़ में स्थित है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इस दुर्ग का निर्माण अशोक मौर्य के पुत्र संप्रति मौर्य ने करवाया था 7वीं शताब्दी में। दूसरा अगर हम बात करें तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इसके जो प्रथम विजेता थे वो जयत्र सिंह थे। जबकि अन्य इतिहासकार कहते हैं कि कालभोज बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मौर्य शासक, जो अंतिम शासक था मौर्य शासक, वो था मान मौर्य, उस मान मौर्य से इसे छीन लिया था। इस दुर्ग को ही कहा जाता है राजस्थान का गौरव, इसे ही कहा जाता है दुर्गों का दुर्ग, इसे ही कहा जाता है दुर्गों का सिरमौर, इसे ही कहा जाता है राजस्थान का लिविंग फोर्ट, इसे ही कहा जाता है त्याग और बलिदान का दुर्ग। ये सारे जो उपनाम है, ये सारे उपनाम किसके मिलते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के। दूसरा अगर हम बात करेंगे इसके संदर्भ में तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो दुर्ग है, ये दुर्ग जो है ये गंभीरी और बेडच नदी के किनारे पर संगम पर स्थित है। एक नदी है जो कि इधर से गुजर रही है और इसका नाम है गंभीरी नदी, और दूसरी नदी है जिसे यहां से गुजरकर इसमें मिल रही है वो है बेडच नदी। इनका जो संगम है, इस संगम पर एक दुर्ग है और दुर्ग कौन सा है?
चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संदर्भ में बात मिलती है तो ध्यान रखना मित्रों कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संदर्भ में बात मिलेगी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित कहां पर है, तो गंभीरी और बेडज के संगम पर स्थित है। जबकि आपसे पूछ ले कि चित्तौड़गढ़ शहर कहां पर स्थित है, तो शहर की बात आए तो ध्यान रखना शहर बेडज नदी के किनारे है। कहां पर है, बेडज नदी के किनारे। दूसरा, यहां पर ही एक स्थान है और स्थान कौन सा है, मेसा का पठार। मेसा का पठार, इस मेसा के पठार पर यह दुर्ग स्थित है। और ये मेसा के पठार पर जो दुर्ग स्थित है ये समुद्र तल से, किससे मेरे दोस्तों, समुद्र तल से 1850 फीट की 1850 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यानी ध्यान रखना, जब भी हम कोई ऊंचाई नापते हैं वो समुद्र तल से नापते हैं और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 1850 फीट। इसका जो क्षेत्रफल आपको मिलेगा, देखो ये तो आज मैं आपको बता रहा हूं, इसके बारे में बेसिक बता रहा हूं, बाकी इसको पूर्ण रूप से अपन पढ़ेंगे। देखिए यहां पर ध्यान रखना, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल क्या है, अगर इसकी लंबाई देखें तो लंबाई है 8 किलोमीटर, जबकि इसकी चौड़ाई देखें ये चौड़ाई है 2 किलोमीटर। और इसका क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल का मेरे मित्रों आप सूत्र भली भांति जानते होंगे, क्योंकि अगर आपने मैथ पढ़ी है तो क्षेत्रफल का ऐसा सूत्र है जो आप कभी भूल नहीं सकते, कभी आपने नहीं देखा होगा, ऐसा हो नहीं सकता। देखो क्षेत्रफल की अगर बात करें तो लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई कितनी है यहाँ पर 8 और चौड़ाई है कितनी 2, तो 8 दूनी 16 वर्ग किलोमीटर में आपको यहाँ पर ये फैला हुआ मिलेगा। एकमात्र ऐसा दुर्ग है चित्तौड़गढ़, एकमात्र चित्तौड़गढ़ ऐसा दुर्ग है जहां पर खेती की जाती है। क्या की जाती है दोस्तों, खेती की जाती है। और इसीलिए इसको राजस्थान का लिविंग पोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर काफी लोग निवास कर सकते हैं, काफी लोग रह सकते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है राजस्थान का लिविंग पोर्ट। इसी को कहा जाता है मालवा का प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार। इसी को कहा जाता है दक्षिण पूर्वी पठार, दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार। देखो मालवा का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी आपको मध्य प्रदेश जीतना हो, मालवा का क्षेत्र जीतना हो, तो सबसे पहले चित्तौड़ जीतना होगा। यदि आप चित्तौड़ नहीं जीत पाओगे तो मालवा का क्षेत्र आप नहीं जीत पाओगे। जैसे मान लो आपको चित्तौड़ जाना है, यहां पर चित्तौड़ है, क्या है ये चित्तौड़, और इसके आगे यहां पर क्या है मालवा क्षेत्र। यदि इसको आप नहीं जीतोगे तो यहां पर आप नहीं पहुंच सकते, इसको जीतना ही पड़ेगा, इसलिए इसका नाम मिला मालवा का प्रवेश द्वार। दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार, यानी दक्षिण और पूर्व का क्षेत्र जब जीतना है, क्योंकि आपको पता है साम्राज्य के स्थापित करने के लिए युद्ध होते रहे हैं इतिहास में, और जब भी आपको दक्षिण पूर्व का क्षेत्र जीतना होगा तो उससे पहले आपको कौन सा दुर्ग जीतना होगा बेटा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतना होगा। निर्माण की बात करें तो निर्माण इसका करवाया था किसने, ध्यान रखना, एक शासक था अशोक मौर्य, और अशोक मौर्य का पुत्र था संप्रति मौर्य। इस संप्रति मौर्य ने 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया। ये तो इसका निर्माता था मित्रों। यदि आपसे निर्माता की पूछे तो निर्माता है संप्रति मौर्य। कौन है, संप्रति मौर्य। जबकि आपसे पूछ ले कि आधुनिक निर्माता कौन सा है, तो आधुनिक निर्माता में आपको ध्यान रखना है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा जो है इसका नाम आता है आधुनिक निर्माता में, क्योंकि यहां पर अनेक मंदिरों, अनेक महलों, अनेक स्मारकों का निर्माण जो करवाया है वो किसने करवाया है, महाराणा कुंभा ने करवाया है। तो इस प्रकार से ये हमारा एक दुर्ग था चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग की हमने रूपरेखा यहाँ पर बताई है, और रूपरेखा के साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इस दुर्ग को हम कल भली भांति तरीके से पढ़ने वाले हैं। राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर की क्लास है वो आपको अब लगातार मिलेगी, और
राजस्थान के संदर्भ में अगर मैं आपको बात बताऊं तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की बहुत सारी वैकेंसीज है, पटवार की है, वनपाल की है, एसआई की है, रीट की है, तो उनमें बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी ये। आपको लगातार मेरे साथ बने रहना है, क्लास का आनंद लेना है, एंजॉय लेना है और भली भांति से अपना रेस्पॉन्स देना है। आपका साथ ही हमें आगे बढ़ाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, आप सभी विद्यार्थी, ये जो आर्ट एंड कल्चर की क्लास है, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया वो संपूर्ण लगातार आपको मिलता रहेगा और मैं ही आपको आर्ट कल्चर पढ़ाऊंगा। आर्ट कल्चर की सारी क्लासेज आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।